क्लास 10 का मॉडल पेपर आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये साइंस का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। फिजिक्स का ये मॉडल पेपर 1 होगा, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री का भी पार्ट होगा, इसमें शायद बायोलॉजी का भी पार्ट होगा, लेकिन ज़्यादा फिजिक्स का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस यानी ऋणात्मक होता है, तो इसमें कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? तो इसका ऋणात्मक यानी फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो देखिए किसी कॉन्सेप्ट में ऋणात्मक फोकस दूरी f का मान यहाँ पे आप समझ सकते हो। ऐसे अगर मैं फिगर बनाया तो ये अवतल दर्पण बना, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाया तो ये फिगर क्या बनाया? उत्तल दर्पण का बनाया, ठीक है ना। तो किस दर्पण की फोकस दूरी यानी f, स्मॉल f ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है? तो जनरलाइज अगर देखा जाए तो इसका फोकस इधर होगा, इस तरफ, यहाँ पे फोकस होगा। जब ये गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का ये वक्र पार्ट है, तो तिरछा वाला यहाँ पे फोकस बनाएगा। अगर इसका फोकस देखा जाए उत्तल दर्पण का तो अंदर में बनेगा। अब चिन्ह परिपाटी आप लोग जानते होंगे, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन से गेट लगा दो। साइन कन्वेंशन के अनुसार आप देख सकते हो इधर वाला कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा कि ये वाला पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, और ये वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इधर वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इधर वाला ये वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे ऐसे मान के चलिए तो इधर वाला वैल्यू नेगेटिव आया। तो ये है कौन दर्पण? ये है उत्तल दर्पण। बताओ बच्चे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और ये है अवतल दर्पण। अब आप खुद बता दीजिए इसका आंसर आपसे मिला कि नहीं। नेगेटिव किस में हुआ? नेगेटिव इसमें हुआ कि इसमें हुआ? तो नेगेटिव उत्तल में नहीं हुआ, नेगेटिव अवतल में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है ना। इस प्रकार इसका राइट आंसर आप देख सकते हो कि अवतल दर्पण होगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर अवतल दर्पण, बी ऑप्शन इज राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है कि फोकस दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है ना। तो आपने जैसा कि जानता होगा कोई भी दर्पण है, ये यहाँ पे ये नहीं दिखाया उत्तल है या अवतल है, तो मैं भी चलो नहीं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप बताओ फोकस दूरी आएगी अंदर में, यहाँ पे फोकस आएगी और इसका ये क्या होगा? तो ये सेंटर होगा, क्या होगा? सेंटर। अब बताइए आपको छोटा कौन लग रहा है? फोकस छोटा है। और त्रिज्या कौन लग रहा है? बड़ा। ये त्रिज्या r यहाँ से यहाँ तक, और ये फोकस मात्र यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और ये r। अब इन दोनों में संबंध बताइए। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2, यानी जो ये f है ये r से आधा है। f जो है वो r का, ये जो f है इतना बड़ा r का क्या है? आधा है। तो यहाँ से ये मिला। तो ऐसा कोई ऑप्शन है f बराबर r/2, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो जैसा कि आपने परास जानता होगा, परास यानी रेंज। अगर आंख ठीक है तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर आप देख सकते हो, और मैक्सिमम कितना देख सकते हो? इन्फिनाइट देख सकते हो। ये हो गया रेंज, ये हो गया क्या? रेंज। इतना तक के आदमी, मनुष्य किसी चीज़ों को देख सकता है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इज राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण, कलर किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है मतलब डिविएशन कम होता है। तो चलिए मैं एक फिगर बनाता हूँ प्रिज्म का, ठीक है ना। तो बेटा ये है एक फिगर है जो प्रिज्म का है। किसका है? प्रिज्म का, ठीक है। यहाँ से श्वेत प्रकाश पास किया गया, तो श्वेत प्रकाश जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब यहाँ से अलग अलग कलर विक्षेपित होगा। एक कलर ऐसा है ना, ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बच्चे?
5, 6, 7। जो सबसे कम डिविएट होता है वो होता है रेड, और सबसे ज़्यादा डिविएट होता है वो होता है V फॉर वायलेट, बैगनी, है ना, विबजियोर। है ना, YUR। तो बताइए सबसे कम विचलित कौन हुआ? सबसे ज्यादा छित्र आ गया, यहाँ पे विचलित हो गया कौन? भी। लेकिन कम पूछ रहा है ना, तो कम हो गया R। इस प्रकार से रेड आंसर सही, लाल आंसर सही। अगर कहता कि सबसे ज्यादा विचलित कौन होता, तो सबसे ज्यादा विचलित बैगनी होता, है ना। इसको आप विबजियोर या बैजानिहापिनाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैजानिहापिनाला, बैजानिहापिनाला। इसको याद कर सकते हैं, विबजियोर या बैजानिहापिनाला। ठीक है, चलो। कहते हैं मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, छवि मतलब इमेज, प्रतिबिंब कैसा देखता है? तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए, हमारा जो आंख है वो उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है? तो हमारा आंख उत्तल दर्पण है। कैसा है? अरे हम लोग के आंख दर्पण है ही नहीं, लेंस है। कैसा लेंस है? लेंस। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, आकाश प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, पानी थोड़ा मिल जाता है ना उत्तर बटन में। चलिए तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? प्रकाश के परिकिरणन के कारण इसका कलर का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण? परिकिरणन यानी स्कैटरिंग के कारण। चलिए डिटेल क्लास में आपको मैंने समझाया था कि स्कैटरिंग क्या होती है। नेक्स्ट कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना? वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। चलिए कह रहे बड़ा बनता है यानी आवर्धित बनता है, मैग्नीफाइड बनता है ना, लार्ज इमेज को नजर आता है। समझिएगा कि समतल दर्पण बराबर बनाता है। समतल दर्पण क्या बनाता है? बराबर। उत्तल दर्पण समतल दर्पण बराबर बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, हमेशा एकदम यहाँ पे लिख सकते हो हमेशा छोटा बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा छोटा बनाता है। लेकिन अवतल में तीनों कॉन्सेप्ट है, कभी बराबर भी बनाता है, कभी क्या बनाता है? बराबर भी बनाता है, कभी छोटा बनाता है और कभी बड़ा बनाता है। ठीक है ना। जब कोई वस्तु को सेंटर पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा, फोकस और पोल के बीच रखोगे यानी पोल से पीछे जाओगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? है ना, छोटा बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई ऐसा है तो ये में हमेशा छोटा और ये बराबर, तब बड़ा एक ही को ऑप्शन आया ना। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट। अब कहेगा तीनों कौन होता है? तो तीनों भी आंसर कौन देगा? अवतल दर्पण ही बच्चे देगा। क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने का उपयोग में लाया जाता है ना। निकट दृष्टि दोष को ठीक करेंगे तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देती है ना। तो निकट की वस्तु साफ साफ। चलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या? अवतल लेंस, है ना। एक छोटा सा कोड मैं दे रहा हूं, है ना, 2 का 3, 2 का 3 और 3 का 4, ऐसे याद रखना है। 2 का 3 और 3 का 4। तो 2 यानी दीर्घ, 2 यानी क्या? दीर्घ, और दीर्घ का हो जाएगा 4 यानी अवतल। अवतल ये क्या हो गया बच्चे? अवतल। दीर्घ यानी अवतल। सॉरी 2 का 3 है ना उत्तल, और निकट, निकट 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 का क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अब 2 का ये 1 और 2 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल। उत्तल हो गया ना। तो 2 का 3 और ये 3 का 4। तो आज याद रखना ये चीज कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर, कौन है ये? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा? तो निकट का अक्षर का है, 3 अक्षर का है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर 4 अक्षर वाला यानी अवतल लेंस हो जाएगा। ओके
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो, सी ऑप्शन इज राइट। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, कि विद्युत धारा है ये उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर एटसेट्रा। तो मोटर और जनरेटर तो नहीं, वोल्टामीटर विद्युत धारा को नहीं, है ना, विभवांतर को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, 9 का ए आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? देखिए अभी ये चैप्टर से थोड़ा परे है, हम लोग आगे की क्लासों में देखेंगे। ठीक है ना, तो दाएं हाथ के मैक्सवेल का ये नियम था। किसका नियम था? मैक्सवेल के दाएं हाथ का थंब रूल, है ना, अंगूठा का नियम, कि धारा को प्रवाहित करने की दिशा को बताएगा और विद्युतीय चुंबकीय दिशा को भी बताएगा। इस प्रकार से हाथ को, दायां हाथ है ना, तो दायां हाथ को ऐसे रखना है। चैप्टर में आएगी तो आपको फिर से अच्छा से बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक इधर बताएगा डायरेक्शन को, एक इधर डायरेक्शन को बताएगा, एक इधर डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? मैक्सवेल। क्या आंसर होगा? मैक्सवेल, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखा जाए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो आप समझ सकते हो कि विभवांतर यानी विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओमेगा ओम है, एम्पियर विद्युत धारा का और कूलम चार्ज का। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? तो राइट स्क्वायर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, यानी वोल्ट मीटर। विभव का भी यही और विभवांतर का भी यही, है ना। विभव विभवांतर में बस थोड़ा सा का डिफर है, वही दोनों के बीच का डिफरेंस का। कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी और समांतर दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि नुकसानदेह होगा, है ना। वस्तुओं को अक्सर समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो खैर ये हो गया इसका आंसर क्या? श्रेणी क्रम। यानी इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखा जाए, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए थोड़ी सी बात बताते हैं। चलो ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है ना, एक नॉर्थ पोल हुआ और एक क्या हुआ बेटा? साउथ पोल हुआ। एक नॉर्थ पोल हुआ और एक क्या हुआ? साउथ पोल हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती है, यहाँ से ऐसे निकलेगी इसमें जाएगी, ऐसे निकलेगी इसमें जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से, है ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ गया, ऐसे निकलता है और यहाँ इंटर करेगा। समझ में आया? तो ये क्या सही में चुंबक में नजर आता है? नजर नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? काल्पनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 0.36 इंटू 10 जूल, है ना। तो इसका गलत है, ये हम कैलकुलेट करके आपको क्लास में बताएंगे डिटेल। अभी एमसीक्यू का चल रहा है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप लोग याद रख लेंगे, है ना। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय स्रोत का ऊर्जा क्या है? हाँ, तो नवीकरणीय, ध्यान दिया करो, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? न्यूक्लियर जो होती है ना, वो बड़े बड़े कारखाना माध्यम में बनाया जाता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय एनर्जी के रूप में यूरेनियम को जलाया जाता है और उसे प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
अब बताता हूं मैं कि एक बार यूरेनियम का उपयोग हो गया तो दोबारा यूरेनियम नहीं आएगा, और ये पृथ्वी में बहुत सीमित मात्रा में है। पृथ्वी के जो क्रस्ट में यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में है, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा का ये सोर्स हो गया। ठीक है ना, कौन? नाभिकीय ऊर्जा। कोयला से प्राप्त, कोयला एक बार यूज कर लेगा, दोबारा यूज करने के लायक नहीं बचेगा। प्राकृतिक गैस भी वही है, एक बार यूज कर लोगे खत्म हो जाएगा, दोबारा यूज कर। लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग करते रहिए, डेली आप चार्ज कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाला है क्या? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? लेंस के बोल रहा है अपसारी। अब आपको मैं बता दूं, अपसारी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है बच्चों को। एक तरफ उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है ना, ये दोनों को कहा जाता है, ये दोनों को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। क्या कहा जाता है? अभिसारी। अब लेंस रहेगा तो लेंस बोलिएगा, और दर्पण रहेगा तो दर्पण बोलिएगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल लेंस है, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अपसारी। क्या कहा जाता है बच्चे? अपसारी, है ना। अब क्या कहता है? अपसारी लेंस, तो यानी ये वाला अपसारी लेंस, अवतल लेंस को कहेंगे। ए ऑप्शन इज राइट। ये आप अक्सर नोट कर लीजिएगा, हमेशा आपको काम में आएगा कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस को अपसारी, है ना। ऐसे नहीं याद रहेगा तो आपको किताब में देखिए, सबसे ज्यादा दर्पण के बारे में किस में पढ़ना है? उत्तल में कि अवतल में? अवतल में। और लेंस में देखिएगा तो उल्टा हो जाता है, लेंस में ज्यादा किसको पढ़ना रहता है? उत्तल लेंस को, है ना। तो इस प्रकार से जो जिसको हम लोग ज्यादा अध्ययन करते हैं वो अभिसारी है। ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस, तो ये तो सेम आंसर हो गया, है ना। अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? प्राइमरी। तो आपको एक मैं ट्रायंगल बनाया था, कुछ याद आ रहा है बच्चे? एक ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे लिखा था रेड, यहाँ पे लिखा था ग्रीन, और यहाँ पे लिखा था ब्लू, है ना। तो लाल, हरा और नीला को प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लाल, हरा और नीला को तो उपर्युक्त में सभी टोटल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन इज राइट। ओके, आगे देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कलर्ड भाग होता है? तो कलर्ड भाग होता है कार्निया, पुतली, पुपली नहीं बेटा, पुपिल नहीं, पुतली। क्या ये? पुतली, 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 ठीक है ना। तो कार्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस इज द राइट आंसर। कि नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस है। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस है। 1 हॉर्स पावर बराबर HP फॉर हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना यूनिट होता है ना, कितना वाट होता है? तो 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट, 550 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? मैग्नीफाइंग, है ना। तो इसका देखो, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप कह सकते हो, अवतल लेंस। कहता है जब किसी चालक तार को विद्युत धारा से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब कोई तार, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो कौन गतिशील होता है? समझिएगा इस बात को। चलो, एक मैं ये तार बनाता हूं, ये चालक तार है बेटा। क्या ये? चालक तार। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो आर दे रखा है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? प्रतिरोध इतना। और इसका जो लेंथ है, लेंथ
एल है, लेंथ क्या है, एल है, ठीक है ना। तो आपका रेजिस्टेंस निकालना होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से तीनों के साथ जो रिलेशन है, अब मैं बताता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो जब किसी चालकता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन रहता है, यहाँ गतिशील, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या गतिशील रहता है, इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑप्शन इज राइट। इसका डी ऑप्शन क्या होगा बच्चे, राइट होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश का, यानी चार्ज का ये मात्रक है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, चार्ज का। आइए प्रूफ करते हैं बच्चे, ठीक है ना। आवेश, एक बार फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V बराबर Q बराबर आई टी। क्या पढ़ा था, Q बराबर आई टी, है ना बेटा। Q जहाँ की क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश। Q क्या है, आवेश। I क्या है, विद्युत धारा। I क्या है, विद्युत धारा। और T क्या है, समय। T क्या है बेटा, समय, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो क्या, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है या नहीं होता है बच्चे, विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है कि नहीं होता है, और इसका यूनिट सेकेंड, घंटा, मिनट होता है कि नहीं होता है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे रहा है, आवेश दे रहा है। क्या दे रहा है, आवेश। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे Q बराबर आई टी से एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो यह मात्रक है आवेश का, यानी चार्ज का। किसका, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, वाट के बराबर है, ठीक है ना। तो जूल सेकेंड, जूल गुने सेकेंड, या सेकेंड प्रति जूल, ठीक है ना। तो इसका आप देख सकते हो वाट, है ना। तो बहुत सा आपने फार्मूला देखा होगा कि एक फार्मूला जूल बटे एक जो होता है ये जूल बटे समय, शक्ति बराबर किसके बराबर, शक्ति। तो शक्ति का यूनिट क्या हो गया, वाट। क्या हो गया, वाट, यानी कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है बच्चे, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, है ना। पावर, यानी काम करने की, समय के साथ काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। समय के साथ काम करने की दर से, जैसे मान लीजिए किसान है, कोड़ रहा है खेत, ठीक है। अगर एक किसान कोड़ने में 1 घंटा में, मान लिया जाए 1 घंटा में 5 कट्ठा कोड़ता है ना। तो उसका शक्ति क्या है, और एक किसान आधा घंटा में 5 कट्ठा कोड़ता है, तो किसका शक्ति ज़्यादा है ना। फिर से सुनिएगा, एक किसान 1 घंटा में 5 कट्ठा कोड़ता है, 1 घंटा में 5 कट्ठा, और एक और किसान आधा घंटा में 5 कट्ठा। तो किसका शक्ति ज़्यादा है, आधा घंटा काम करने वाला। तो शक्ति मापा रहा है ना इसे। तो समय के साथ कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। तो इसका आप समझ गए। तो ये शक्ति, वाट किसका यूनिट है, शक्ति का। तो शक्ति कार्य बटे समय, तो कार्य यानी जूल, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना। तो मैं आपको डिटेल भी करते चल रहा हूँ, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक सभी लोग को पता होगा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चे, एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है, कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो O2 ऑक्सीजन गैस, NH3 अमोनिया गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन गैस। तो आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना, भूमंडलीय तापन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ने से ध्रुव की बर्फ पिघल सकती है। तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट देखा जाए, कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कहता है उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है, या फिर अपचयन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन है। शरीर में भोजन का पचना, है ना, कौन सा क्रिया कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। कौन सा क्रिया कहलाता है, उपचयन कहलाता है। काली चूना का फॉर्मूला बताएंगे कि CaO या CaOH होल ट्वाइस,
CaO। ये काली चूना का फॉर्मूला है। बिना बुझा हुआ चूना कि बुझा हुआ चूना? ये है बिना बुझा हुआ चूना, है ना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। कैसा चूना? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को काली चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं? काली चूना। समझ में आ रहा है बच्चे? इसको क्या बोलते हैं? काली चूना। तो इसका काली चूना पर जब जल डाला जाता है, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पे CaO को अभिक्रिया क्या करा जाती है? जल से, तो क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस। और क्या इधर बन जाएगा? और इधर जल, या अभी मान के चलो, अब इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगी, है ना, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी, है ना। जब जल डालते हो, देखिएगा, चूना जब फूलने डालते हो तो उसमें पानी डाल देते हैं, तो अपने आप एनर्जी निकलता है ना, कि गर्म करना पड़ता है उसको? नहीं, अपने आप गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया होने में ऊष्मा लगता है, जैसे खाना बनाते हैं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। खाना बनाने में क्या होता है? एनर्जी आपको घरे से देना होता है, चूल्हा जला करके, ठीक है बच्चे। आइए, कहता है निम्नांकित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर है कि Ag है, Hg है, Ag है? सबसे अधिक क्रिया एक्टिविटी कौन करता है ना। ये तो सब ऐसा कमजोर है, ओकरा में सबसे ताकतवर Cu है ना। ऐसे और दूसरा ऑप्शन नहीं रहता तो ये लिथियम होता या पोटेशियम होता। ये सबसे ज्यादा क्या है? अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ ऑप्शन के मुताबिक कह रहा है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। आगे देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? आप देखो, एगो कोड है बेटा, आ नीला, है ना। आ से हो गया आम्ल, आ से क्या हो गया? आम्ल। और नी से क्या हो गया? नीला, नी से क्या हो गया? नीला। और ला से हो गया लाल, ठीक है ना। तो कहेंगे अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाएगा, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाएगा, अम्ल में क्या होगा? नीला। अब यहाँ बताइए कैसा कर रहा है? लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है वो, यानी कि ये क्षार है। क्या है बेटा? क्षार है। उल्टा ना हो रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। अम्ल का रूल क्या था? कि अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाएगा। तो यहाँ तो कह रहा है कि लाल लिटमस नीला हो जाएगा, यानी यह क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक वाला कौन है? 7 से अधिक वाला ये भी है और 7 से अधिक वाला ये। इस प्रकार डी ऑप्शन इज राइट, ए और बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है बच्चे। कहता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंद रहते हैं? अब एल्कीन, एल्काइन, है ना, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। आप ऐसा देखते हो फॉर्मूला, इसमें होता है CnH2n+2, और इसका हो जाएगा CnH2n, और इसका हो जाएगा CnH2n-2। ये हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब आपको क्या दिया हुआ है? एल्काइन। एल्काइन कौन वाला है बेटा? तो एल्काइन ये वाला है। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच, है ना। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C2H2, ठीक है। तो यहाँ पे C2, तो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कै गो है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। कैसा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो करे कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन में आता है। सी ऑप्शन इज राइट। क्या दे रहा है? सी दे रहा है, सी ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना। अल्केन के बीच कार्बन कार्बन के बीच 1 बॉन्ड, इसके बीच क्या होगा? 1 बॉन्ड, और इसके बीच 2 बॉन्ड, और इसके बीच 3 बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होंगे, इसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 सहसंयोजक बंधन होंगे, और इसमें 1 होंगे। कितना होगा बच्चे? 1 होगा, ठीक है।
ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ये सारे बच्चे को पता होगा, C6H12O6, C6H12O6 है ना, ए ऑप्शन इज राइट। कहता उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाता है, सोडियम लवण उच्च बसीय अम्लों का क्या कहलाता है, तो साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन। याद रखिएगा, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाता है। CHO डैश CHO क्रियाशील मूलक कहते हैं, किसको, तो क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या फिर कोई नहीं, तो CHO एल्डिहाइड होता है। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना। और एल्कोहल में OH लगा रहता है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का तत्व, बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। चलिए, तो एक आवर्त सारणी के किसी आवर्त में ऐसे वाला होता है बेटा आवर्त, क्या होता है, आवर्त। अब आवर्त में मान लो कि मैं दूसरा आवर्त की बात कर रहा हूं, तो दूसरा आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है, बोलिए, नियॉन। अब देखिए, ये होता है बेटा सबसे छोटा, ठीक है ना। जैसे जैसे उधर जाओगे वैसे वैसे इसकी आकार क्या होती जाएगी, इसकी आकार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि घटती नहीं है, घटती जाएगी बेटा। क्या होगा, घटेगा। ये होगा जब ऊपर से नीचे आता है ना, जैसे ग्रुप में समझिएगा, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब देखो, इसमें ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही को ये ग्रुप होगा सेल, और इसमें दो होगा, एक होगा ये होगा, पहला में 2 रहेगा, दूसरा का में इसका 3 होता है ना, 1 3 11 19 37 है ना, 2 8 18 36 54 86 87। इसका मास नंबर हमने एटॉमिक नंबर लिखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 और फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना, 87। अब बताइए, इसमें 3 गो सेल होंगे, कितने सेल होंगे, तो नहीं बढ़ रहा है क्या, त्रिज्या क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ मिलाएंगे उसी को त्रिज्या कहेंगे ना। अब ये चौथा में आएगा तो 1 2 3 4, सातों में जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो भी ऐसे बढ़ता है वो गारंटी ऐसे घटता है। याद रखना, जो भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता है तो क्या होता है, बढ़ता है। तो वर्ग में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, घटता है। बाएं से दाएं जाने पर, उधर बाएं इधर जाने पर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलो इसका ए ऑप्शन इज राइट। कहता है निम्नलिखित तत्वों में अधातु गुण के अनुसार, कहता है बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। अधातु गुण होना चाहिए। तो अब पीरियोडिक टेबल, एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल का ये देखिए फॉर्मेट है बेटा। ऐसा आपके बुक में पीरियोडिक टेबल होगा, है ना। इसको एस ब्लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। इसको कहते हैं पी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये वाला को क्या बोलते हैं, इस प्रकार एस पी डी एफ होता है। क्या होता है बेटा, एस पी डी एफ होता है, एस पी डी एफ होता है। तो निम्नलिखित तत्वों के अनुसार अधातु गुण, तो इधर जितना है सब धातु रहता है, इधर क्या रहता है, धातु रहता है, मेटल यानी धातु। इधर क्या होता है, अधातु। इधर भी होता है, इधर भी होता है पूरा ये धातु। क्या होता है, ये पूरा धातु होता है, समझे। और ये डी वाला में भी धातु रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अधातु होता है, समझ में ना। उस तरफ क्या रहता है, अधातु रहता है। तो तत्वों के अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में समझाए। तो बढ़ते क्रम में जब सजाइएगा तो सबसे पहले कौन, जेकर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी सबसे कम ऋणात्मक है यानी अधातु है, तो पहला ग्रुप में कौन आता है,
अब देखिए मैं एक लिख रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने लिखा था लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। यानी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अधातु गुण फ्लोरीन का होगा। सबसे ज़्यादा अधातु गुण किसका होगा? फ्लोरीन का। उसके बाद ये। अब बना के देखिए, यहाँ लिथियम है, उसके बाद कौन है बेटा? ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अगर पहले कार्बन है तो कार्बन नहीं, अगर पहले बेरिलियम है तो बेरिलियम लिखोगे ना। उसके बाद कौन है? कार्बन है तो कार्बन लिख दो। कार्बन के बाद कौन है? ऑक्सीजन, और सबसे अंत में फ्लोरीन। ऐसा कौन है? लिथियम है ना, दे रहा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या समझ में आया बेटा? जैसे जैसे इधर जाएंगे अधातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अधातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर अधातुई गुण घटता है। अधातुई गुण क्या होता है? घटता। याद रहेगा, जो चीज बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा वही चीज ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? तो इसका बी ऑप्शन इज राइट होगा, है ना, रटना नहीं है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन, हाँ ध्यान दो, सिलिकॉन क्या है? टिक लगा दिया कीजिए वहां पे। सिलिकॉन क्या है? तो धातु है, अधातु है, उपधातु है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या होगा बच्चे? उपधातु होगा, है ना। उपधातुओं की संख्या 7 होती है। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 7। जर्मेनियम हो गया उपधातु। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है? जो पहला ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में होगा, पहला ग्रुप में वो विद्युत धनात्मक होगा। तब पहला ग्रुप में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब पहला ग्रुप में कौन है? यहाँ पे सोडियम। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? अब ये क्वेश्चन पता, संसाधन से आ गया, लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर। ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दो, टिहरी बांध, हाँ टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश। प्रदेश माने किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार। तो टिहरी बांध है ना उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? मिट्टी तेल में। तो आपको जैसा कि पता होगा, है ना, कि सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा है? क्योंकि ये हवा के साथ कांटेक्ट में अभिक्रिया कर लेता है। पानी में डालते हैं तो पानी में भी हवा है, H2O है ना बेटा, तो पानी में भी हवा है। इस प्रकार से यहाँ भी अभिक्रिया करके जल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम आ जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोडियम को जल में डुबा कर रहता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम। कौन सा धातु है जिसको हाथ पर रखेंगे तो पिघल जाएगा? है कौन सा धातु है जिसको हाथ पर रखेंगे पिघल जाएगा? मेल्ट, एकदम मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सीजियम का। किसका? सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक यानी, है ना, अपमार्जक साबुन, सरफ। तब सिर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी सब के सब अपमार्जक। सरफ है ना, शैम्पू भी, तो ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, सब अपमार्जक है। सौर सेल में उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का या फिर, है ना, प्लूटोनियम का। तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है ना। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले CNG, LPG, बायोगैस या कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CNG। CNG का फुल फॉर्म होता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का फुल फॉर्म होता है ना, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं करेंगे, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बायोगैस क्या होगा? बायोगैस और कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग। अभी देखिए CNG चालित अभी अथी निकाला है, ऑटो रिक्शा, है ना, CNG से चलता है। बस चलती है CNG से, लेकिन उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। कहता है यहाँ पे बेटा एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्या रिएक्शन दिया है? Cu+
ऑक्सीजन O2 और बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 है ही और यहाँ पे 2। अब कहता है कि ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीकरण, विस्थापन। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो इस अभिक्रिया में CO2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे इसका 0 और यहाँ पे +2, तब बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में है ना ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे देखा जाए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं यानी बैलेंस नहीं है? तब बैलेंस के लिए बहुत आसान है तरीका पहचानने का। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया ना, क्लोरीन 2, यानी कि ये बैलेंस है। ये क्या है? बैलेंस है। हमें देखना है कि बैलेंस नहीं है, असंतुलित है ना। चेक करो, Pb2, यहाँ पे Pb एक ही गो है, यानी आंसर सॉरी Pb यहाँ पे एक गो है और यहाँ में Pb एक गो है, सही है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ नाइट्रोजन एक ही, यानी आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे चेक कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 दूना 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूना 6, यानी आंसर कौन हो गया? बी। और किसके चलते? नाइट्रोजन के चलते, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 गो है। यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट में क्या गो है? 2 गो, और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट एक ही, सॉरी नाइट्रोजन एक ही गो है। हाँ, ऑक्सीजन भी एक कम है ना। क्या ऐसे? हाँ, उदासीन विलयन का पीएच मान सभी को पता होगा बेटा, कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम रहेगा तो उसको अम्ल बोला जाता है, और 7 से ज्यादा रहेगा तो उसको क्षार बोला जाता है। 7 से कम वाले को अम्ल और 7 से ज्यादा वाले को क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान, अच्छा ये ऑप्शन तो हमने देख ही लिया। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है? सबसे एकदम कम अम्ल है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल की हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है HCl H2SO4, HCl H2SO4 H2SO4 और क्या है? HNO3 है ना, HCl H2SO4 HNO3, HCl H2SO4 और HNO3, HCl H2SO4 और HNO3। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन है? तो CH3COOH है ना, कास्टिक सोडा, इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। आगे देखिए एसिटिक एसिड है, क्रोलाइट अयस्क है। क्रोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रोलाइट जो अयस्क है ये तांबा का है, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है क्रोलाइट। क्रोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड भी किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड भी किसका अयस्क है बेटे? एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम के इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। क्या होता है? 19 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? इसका सी ऑप्शन इज राइट, 19। आगे देखिए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल किस, इसका सोर्स क्या है? चींटी के डंक में, ठीक है ना, तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम यानी यूपक नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। आपने देखा होगा कहता इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? मिथाइल नहीं, इथाइल। तो इथाइल अल्कोहल का जैसे आप लिखते HCOH है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता? CH3OH। ये हो जाता मिथाइल अल्कोहल। ये क्या होता? मिथाइल अल्कोहल। अब मेथ के बाद इथ होता है C2H5, CnH2n+1 C2H5 + OH, C2H5 + OH। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज राइट हो गया। तो ये मेथेनोइक अम्ल है, सॉरी मिथाइल अम्ल है, और ये हो गया इथाइल अम्ल। ये मिथाइल अम्ल है और ये क्या है? इथाइल अम्ल है। कहता है एल्काइन कौन है? एल्कीन, एल्काइन, अल्केन,
अल्केन, अल्कीन, है ना। इसका होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये वाला है ना। तो इसका फार्मूला कार्बन है दुगना से 2 कम, ये सही है। ये दोगुना से 2 कम है, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2 होना चाहिए, तो ये गलत है। हाँ, फिर ये क्या है, 1 है, 1 वाला तो संभव नहीं था, ठीक है ना। तो इस प्रकार C2H2, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी लोग को पता होगा, C12H22O11, C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन देखो बेटा, अभी फार्मूला बताया था C2H2, याद है। और एसिटिलीन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री। अब बताइए इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध हैं, तो देखिए कितना बंध है, 3 बंध है ना। तो ये आंसर सही हो गया, 3 बंध है। एसिटिलीन के बीच कितने बंध हैं, 3 बंध हैं, ठीक है ना। आगे देखो, जब श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं, श्वसन के अध्ययन करने के लिए, सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचले हुए बीज। तो सभी को पता होगा, है ना, अंकुरित बीज। अगर सूखा बीज रहेगा तो वहां से श्वसन बीज करेगा क्या, सांस लेगा, नहीं लेगा। लेकिन वही पानी उन्हें फुला उला दीजिए, है ना, अंकुरन लगेगा, तब वो एक प्राणी बन गया। उबला हुआ बीज उधर मर गया, और कुचल दिए तो ओकरा में सब टूट टट गया। आधा तोड़ दीजिएगा कोई चीज़ के तो नहीं जन्म लेगा। ऐसे सब चीज़ में नहीं होता है। अब मान लिया गेहूँ सब फोकल है, अंदर से नहीं अथिया खा जाता है वो कीड़ा गेहूँ को, घुन। अब उसको रोपिएगा, लगाइएगा तो क्या जन्म लेगा। एक आध को देखिए चना में भी एगो लग जाता है कीड़ा, और फूलने डालिएगा तो चनमा वो अंकुरेगा नहीं, ठीक है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, उत्सर्जन, पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का। तो इसका राइट आंसर हो गया उत्सर्जन का। मानव वृक्क उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है, ठीक है ना। कहता है पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन का जिम्मेदार है। एक जाइलम था, एक फ्लोएम था, है ना। तब पानी, जाइलम का काम कौन किसका ले जाता था, पानी के, भोजन के, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन को। तो राइट आंसर हो जाएगा जल को, और फ्लोएम भोजन को। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन जब हम लोग करते हैं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन इनहेल। हाँ, यहाँ पे ये पता नहीं किया है, दिया है कि पेड़ में करना है कि मानव में करना है, जंतु में करना है। आगे देखिए, फलों को पकाने में निम्नलिखित में किसका नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन का, जिबरलिन का, एथिलीन का या साइटोकाइनिन का, है ना। किसको किया जाता है, इतना मनी में यहाँ पे ऑक्सीजन का, जिबरलिन का, ध्यान दीजिए कौन कौन है, ऑक्सीजन, बैठो। हाँ, फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में, है ना, किससे नियंत्रित किया जाता है कि अभी फल क्या हो, पके नहीं पके, ज्यादा दिन तक चले, है ना। ये ध्यान दो, कहता है फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है। तो नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, जिबरलिन का, एथिलीन का, साइटोकाइनिन। तो एथिलीन, अब देखिए कार्बेट हम लोग खरीद के लाते हैं, कभी आपने देखा है कार्बेट मार्केट से खरीदे, कच्चा रहेगा ना तो वो पक जाता है ना। तो पकते है क्या चीज, तो वो है एथिलीन है। क्या यो, एथिलीन। एथिलीन की मात्रा ज़्यादा रहने से पक जाता है, और वो ज़्यादा दिया था सड़ भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। अगला देखिए, न्यूरॉन, आपको न्यूरॉन देखा होगा, है ना। हमारे शरीर में न्यूरॉन रहता है जो विद्युत चालक की जैसा काम करता है और फर्स्ट मैसेजिंग पहुंचाता है, ठीक है ना। कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल करता है। अभी आइए देखो, कौन सा, देखिए एक न्यूरॉन का ऐसे फिगर बनता है ना, स्टेंडल ऐसा निकला रहेगा,
और यहाँ से ये जाएगा मैसेजिंग पहुँचाएगा एक जगह से दूसरे जगह भागों में, है ना। तो डेंड्राइट, तंत्रिका कक्ष या कोशिका पिंड और तंत्रिका अंत, है ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर यह खाली शुद्ध लिखल है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट, यानी न्यूरॉन का वह हिस्सा, यहाँ पूरा सा न्यूरॉन है, अब इसमें एक हिस्सा डेंड्राइट है और डेंड्राइट ही जानकारी को हासिल करता है ना। यही बताता है अब क्या करना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन्स है, आपातकाल का हार्मोन्स है। देखिए सबसे पहले आपको फिजिक्स मिला था, उसके बाद केमिस्ट्री मिला और अब ये बायोलॉजी है, ठीक है ना। तो 60 टोटल 80 क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा आपातकाल हार्मोन है, तो है एड्रीनोलिन, एस्ट्रोजेन या पाराथायरोमोन या कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन। आगे, निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। एक है ऐच्छिक क्रिया, हाँ एक है बेटा ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, हम ये हाथ उठाना चाहेंगे तो उठाएंगे, और अनैच्छिक क्रिया खोखना नहीं चाहेंगे तो ये खोखा जाएगा, है ना। तो ये हो गया अनैच्छिक क्रिया। तो उल्टी हमारी इच्छा से चलता है क्या, हमारी इच्छा से चलता है क्या, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अच्छा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी कि हम कह सकते हैं ऐच्छिक क्रिया है, सही है, राइट, गलत नहीं है बेटा, है ना। उल्टी अपना मन से होता है क्या, अपना मन से होता है क्या, हमारे मन से होता है, वो अपना मन से होता है, हमारे मन से नहीं चलेगा, उल्टी अपन मन से चलेगा। अत्यधिक लार निकालना, बोलते हैं तो थूक निकालना, है ना। ये हम अपना मन पर कंट्रोल है कि थूक के मन पर कंट्रोल है। तो ये लार निकालना, दिल का धड़कना, ये सब हमारे पर कंट्रोल, हम लोग सांस रोक सकते हैं, है ना, लेकिन दिल की धड़कन को अगर ताकत हो गया रोकने में तो फिर आपको पास भगवान पास जाना होगा, है ना। कल ने एक बताया था, याद है कि भूल गए, कि अगर भगवान आपको मिले, भगवान आपको प्रकट हो तो आप खुश होंगे या दुख होंगे। तो सबसे पहले ये सोचिए कि भगवान के पास हम आए हैं कि भगवान मेरे पास आए हैं। अगर भगवान के पास हम गए हैं तो रोना है ना, हाँ भगवान मेरे पास आए तब ठीक बात है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो खैर ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, च्युइंग करना, चबाना। इसका डी ऑप्शन इज राइट। आगे देखिए, मानव के गर्भ की अवधि कितनी होती है। गर्भ धारण की अवधि 9 महीना होता है। तो 9 महीना को कैसे गुना करेंगे, 9 गुने 30, 9 तिया 27, 270 दिन, है ना। कितना दिन, 270 दिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, है ना। गंगा एक्शन प्लान ये याद करने वाला है, 1985 में। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, 1985 में। मुकुलन, मुकुलन मतलब बर्डिंग, है ना। जैसे कोई पौधा है वहां से बर्ड निकलता है, अब ज़्यादा बड़ा होगा टूट जाएगा, और टूटेगा दूसरा पौधा बन जाएगा, है ना। तो मुकुलन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत VVI क्वेश्चन रहता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, ओके। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी, है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो डायरिया, है ना, तो डायरिया उल्टी होता है, तो इसमें श्वसन तंत्र क्या करेगा, टीबी, निमोनिया, है ना, कि ये दोनों क्या है ना। तो टीबी है, निमोनिया भी है, लेकिन इतना ज़्यादा श्वसन तंत्र में नहीं रहता है। टीबी पूरा श्वसन तंत्र पर डिपेंड करता है, किस पर, श्वसन तंत्र पर। आगे, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकता, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज का, है ना। हमने क्लास में बहुत बार चर्चा करते रहता हूँ ये, कि जैसे एक बार हम इसका देखे हैं, ठीक है ना, मेरे साथ ये घटना घटा है, मैं बताता हूँ।
पेड़ किससे बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। पेड़ का जो सेलवाल होता है, आपको पढ़ाया है ना, पेड़ का सेलवाल, पौधे का सेलवाल किसका बना होता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है ना, ऊपरी परत सेलुलोज का बना होता है। अब ऊपरी परत सेलुलोज, ये जानवर पचा लेगा सेलुलोज को, लेकिन ये आदमी नहीं पचा सकता है। अब मांसाहारी जीव भी नहीं पचा सकते, तो आदमी भी तो यार मांसाहारी है ना, ये दोनों नहीं पचा सकते। किसको? सेलुलोज को। बकरी पचा लेगा क्योंकि वो शाकाहारी है, वो तो पत्तियां खाएगी ही। और हम लोग को पचाना अगर है तो पहले उसको पूरा उबालिए, है ना, जितना सेलुलोज है सब सेलुलोज से खत्म हो जाएगा और तब पचेगा। ठीक है, हाँ, बहुत नॉर्मल रहता है तब ठीक है, लेकिन कड़ा रहेगा तो नहीं। जैसे आप नॉर्मल के रूप में खेसारी का साग खा लीजिएगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करे, लेकिन ज़्यादा खाइएगा ना पेट दर्द देगा। एक बार हमने पी लिया था नीम का पत्ती पूरा इतना, एक कटोरा, इतना कस के पेट दर्द दिया, इतना कस के कि मतलब उतना आशा नहीं था, हमने कभी उतना पेट दर्द को महसूस ही नहीं किया था, है ना। तो वो पचने का चीज़ नहीं था, अपच था। एक ही ऑप्शन था उसको पचाने का, हाँ, उसके अलावा पचाने का कोई ऑप्शन। अब देखिए जानवरों में क्या है, शाकाहारी जीव। अब आपने दो जीव देखा है, एक शाकाहारी जीव देखा है, एक मांसाहारी। चलिए जीव नहीं, जानवर जो हमारे घर पालतू जानवर है, बकरी और कुत्ता। बकरी खा लेगा और कौराता रहेगा, आम करता है कि नहीं बकरी? कुतवा के कौन कौन देखा है उसे कौरावे, है ना। तो कौराता क्यों है? उसी को पचाने का काम करता है। तो आपका ये आंसर समझ में आ गया ना। इस प्रकार से बी ऑप्शन इज राइट। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? है ना, ब्रेन हेमरेज का, दिमाग एकदम खराब हो जाना, फट जाना, उसका कारण क्या है? हाइपरटेंशन आज की बीमारी में सबसे बड़ा चीज बाल पकना, टेंशन का सबसे बड़ा उदाहरण है हाइपरटेंशन। क्या? हाइपरटेंशन होना। अच्छा सॉरी हमने पढ़ने में गलती कर दिया, ये नहीं बोल रहे हैं हाइपरटेंशन और लिख रहे हैं हाइपोटेंशन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटे? हाइपरटेंशन। ठीक है ना। ऐसे पेट के बीमारी से भी ये सब होता है, लेकिन ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है टेंशन, हाइपरटेंशन। खाली टेंशन नहीं, ज्यादा टेंशन। आइए, निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी, पैरासाइट्स, है ना। बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। कस्कुटा यानी अमरलता, हिंदी में कस्कुटा को अमर लता कहते हैं या अमर बेल कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। अब देखे होंगे बैर के पेड़ पर पीला पीला धागा जैसा रहता है, हाँ ना, बबूल के पेड़ पर, और उसको टपका देता है कुछ दिन के बाद, जला देता, मार देता है, क्योंकि वो परजीवी है, उससे खाना ले लेता। ठीक है बेटे। कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। कल का ही क्वेश्चन है, कल परसों पढ़ाए थे ना, है ना। ये फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ ध्यान, हाँ, तो इसका राइट आंसर है अलिंदों द्वारा, है ना। अब ऐसे रहेगा, अगर ये सब ना क्वेश्चन हो के एक क्वेश्चन और हो सकता है हृदय, तो आंसर हो जाएगा हृदय द्वारा। किसके द्वारा? हृदय पंपिंग का कार्य करता है। अब अलिंद और निलय, ये अलिंद कहाँ? ऊपर में अलिंद और नीचे में निलय था, तो निलय पंप। देखिए उसमें पढ़े थे कि हमको मानव हृदय में 4 चेंबर होता है, पढ़े थे ना परसों कि मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4। तो एक दायां होता है और एक बायां होता है, तो 2 इधर हो गया और यहाँ पे ऐसे रहता है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया ऊपर वाला क्या? अलिंद, है ना, ऑरिकल्स, और एक होता है वेंट्रिकल्स, निलय, और इधर भी निलय और इधर भी अलिंद, ठीक है ना। तब जब ये फूलता है तो ये पचकता है, और ये पचकता है तो ये फूलता है। ऐसे ही पंपिंग का कार्य चलते रहता है, ठीक है ना। तो हृदय से, हृदय है तो कौन सा पार्ट संपूर्ण शरीर में पंप करता है, यानी भेजने का काम करता है, तो कौन काम करेगा? अलिंद काम करेगा। यहीं पे ना बहुत सा पाइप लगल था, आपने देखा था। तो पंपिंग करने का कार्य किसका है? अलिंद का है। किसका बच्चे? अलिंद का पंपिंग करने का कार्य है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है ना। ये अभी तुरंत चला था, लेकिन वो हाइड्रा नहीं था, वहां पे ईस्ट था। तो हाइड्रा और ईस्ट 2 एग्जाम्पल है। किसका?
है ना, मुकुलन का। किसका एग्जाम्पल है? मुकुलन का। हाइड्रा और ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? मुकुलन का। तो अलैंगिक जनन की विधि में मुकुलन है। पुनर्जनन समझ में आता है? रीएग्रिएशन यानी कि पुनरुद्ध भवन। जैसे एक छिपकली रहता है, उसका पोंछिया कट जाएगा और कुछ दिन बाद पोंछिया आ जाएगा, तो पुनः नहीं जन्म लिया। लेकिन सांप खाली पोंछिए में होता है, पैरवा कट जाएगा तो पैरवा जन्म जाएगा, पोछ में होता है, ठीक है ना। फिर है विखंडन, विभाजन जनन, ये तो डिटेल्स में देखेंगे ही। आगे देखिए, जनन संचारित रोग है यानी जेनेटिक रोग है। बाप का जो बीमारी था वो बीमारी उसके बच्चे में चल गए, है ना। तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, है ना। आप लोग को याद करवाए थे कि एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी, ये सब पढ़ा था ना। अब उसमें ये सिफिलिस था, गोनोरिया था, याद आ रहा है? तो ये जेनेटिक बीमारी है। अगर फादर में ये बीमारी है तो अपने आप क्या बच्चों में भी ये बीमारी चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? वह बाह्य दलपुंज या दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो सबसे बाहरी भाग पतवा पंखुड़ी, है ना, वह दलपुंज है। क्या है? बाह्य दलपुंज है ना। पुंकेसर और स्त्री केसर नहीं। ब्लड ए कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड ए का एंटीबॉडी कौन है? तो ब्लड ए का एंटीबॉडी बी होता है। ब्लड ए का एंटीबॉडी कौन होता है? बी होता है। इसका राइट आंसर शायद बी होगा, है ना। सॉरी, बी। तब बी तो सी ए में ना है। अरे बी है तो ऑप्शन सी में ही है ना। ब्लड ए का एंटीबॉडी कौन होता है? सी होता है। सी होता, बी होता है। आइए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं करता? है ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, इंसुलिन, लघुकांग, पता नहीं, गैस्ट्रिन या सोमैटोस्टैटिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी मीठा की मात्रा, शुगर, ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी तो उसमें क्या हो गया? शुगर की मात्रा बढ़ गया। बढ़ा ना, किसका मात्रा बढ़ा? शुगर। तो शुगर की मात्रा बढ़ जाता है तो चीनी नहीं खाने कहते हैं लोग को, है ना। ये नहीं, अगर कोई कहे कि शुगर खाने से चीनी होता है तो गलत बात है। शुगर खाने से सॉरी चीनी होता है, मतलब मीठा खाइएगा, चीनी खाइएगा तो क्या शुगर बीमारी हो जाएगा? चीनिया रोग हो जाएगा? नहीं होगा। चीनिया रोग होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उसका भी कारण बता दे, हाइपरटेंशन, है ना। टेंशन से कौन सा बीमारी होता है? चीनिया रोग होता है। बच्चा में चीनिया रोग देखे हो कभी? चीनिया रोग कहाँ जाता है? लास्ट स्टेज में जाता है। और जितने सब अमीर रहते हैं, जेकर बाल बच्चा नालायक रहेगा उसको चीनिया रोग से प्रताड़ित रहेगा। और जिसको कानून से टेंशन नहीं है, देखिएगा ओकरा कोई बीमारी नहीं, चीनिया रोग नहीं आ सकता। अब जब चीनिया रोग हो जाए ना, उसके लिए दुश्मन के जैसा काम करता है मीठा चीज, चीनी वाला। समझ में आया? ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा चीनी खाइएगा या ज़्यादा मिठाई खाइएगा तो चीनिया रोग हो जाएगा। चीनिया रोग का वो कारण नहीं है। हाँ, जब चीनिया रोग हो जाए तब चीनी नहीं खाना है, ठीक है। मधुमेह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मधुमेह। इंग्लिश में डायबिटीज, क्या बोला जाता है? डायबिटीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका राइट आंसर इंसुलिन यानी ए ऑप्शन इज राइट। पादप में वृद्धि का हार्मोन्स कौन है? पादप में वृद्धि का हार्मोन जिबरलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर, ही तो बहुत दिन से एक ही चीज बार बार चलते आ रहा है। पादप वृद्धि में जिबरलिन मदद करता है। पादप वृद्धि में कौन मदद करता है? जिबरलिन, है ना। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे निकलता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से, बाहरी स्रावित नलिका से, इनमें से कोई। तो ये तो राइट आंसर हो गया। अंतःस्रावित हार्मोन स्रावित होता है किससे? अंतःस्रावित ग्रंथि से। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। तो देखिए कैसे होता है, जब जीभ को चापिएगा ना तो इधर से अंदर से लार निकलता है। तो लार ग्रंथियां इसमें 3 गो पाई जाती है। कितने पाई जाती है? 3 जोड़ा पाया जाता है, 6 पाया जाता है। 3 जोड़ा, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा पाया जाता है लार ग्रंथि। मनुष्य के मुख गुहा, माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी कहाँ है? ऐसे मुंह फाड़िए, और ये जो पूरा आया ना वही है माउथ कैविटी। क्या ये? माउथ कैविटी, ठीक है। कहता है एंड्रोजेम क्या है?
ये बहुत VBI है। एंड्रोजन यानी एंड्रोजेन क्या है? मेल हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर क्या हो गया? मेल हार्मोन्स है ना, याद रखिएगा। VBI है ये। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मेल। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, मॉडल सेट पूरा होल सिलेबस का, पूरा साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सिलेबस का पूरा के पूरा 80 क्वेश्चन फर्स्ट हम 10 मॉडल सेट करवाएंगे, जिसमें से ये पहला है। मटर को अपने प्रयोग में लिए किसने चुना? यानी कोई एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक्स से संबंधित, ठीक है। तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट थे जो मटर को ही लेकर के प्रयोग किया? मेंडल, डार्विन, लेमार्क, खुराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो आज 80 का 80 क्वेश्चन समाप्त हो गए। थैंक्स।